नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज सुबह खबर आई कि हरियाणा की पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम में अपने निवास पर अंतिम सांस ली। वो इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के चीफ थे। चौटाला परिवार मूल रूप से हिसार का रहने वाला है और ये इलाका जाटों का गढ़ माना जाता है। हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। आज उनके निधन से राजनीतिक जगत में भी शोक है। ओम प्रकाश चौटाला किस प्रकार के नेता थे, उनकी राजनीति कैसी थी और उनसे जुड़े तमाम अनसुने किस्से जानने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील मानव जी, जो कई साल से हरियाणा की राजनीति देख रहे हैं। तो सर, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि ओम प्रकाश चौटाला जी को आप एक राजनेता के तौर पे और उनकी राजनीति आप कैसे देखते हैं सर? नमस्कार। ओम प्रकाश चौटाला जी से मेरा सबसे पहली बार मिलना लगभग लगभग 1977-78 में हुआ था। तब मैं जर्नलिज्म में नहीं था। जी। बट जब मैं जर्नलिज्म में आया, इट वाज अराउंड 1987, तो तभी चौधरी देवीलाल जो है बहुत भारी बहुमत के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद उन्होंने न्याय युद्ध चलाया। 1989 में सेंटर में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी देवीलाल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। तब जी। ओम प्रकाश चौटाला जी पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में वो एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर थे। अधिकारियों के ऊपर उनकी पकड़ थी। जो आदेश वो दे देते थे तो अधिकारियों को पता होता था कि वो उन्हें लागू करना ही है। कोई उनकी बात को हल्के से नहीं ले पाता था। ऐसे भी कुछ उस वक़्त पे चुटकुले चलते थे कि अगर कोई अधिकारी अपने कमरे में बैठा है और उनके पास फ़ोन लैंडलाइन पे आए और सामने ये बताया जाए कि चौटाला जी बात करेंगे, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन पे खड़े हो जाते थे अपनी सीट से। तो इतना उनका दबदबा था एक अधिकारियों में। अ, ख़ास तौर पे जो जो उनके काम थे उनमें किसानों के लिए जो पीजेंट्री है क्लास, उसके लिए उनका काफ़ी अच्छा, मतलब वो ध्यान रखते थे इसका। एक उनका जो बड़ा योगदान था, जब ये दूसरी बार वैसे तो वो टोटल 4 बार सत्ता में आए, बट थोड़े-थोड़े अरसे के लिए आए। जब लास्ट वो 1999 से लेके 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, तो वो हर जिले में जाके एक खुला दरबार लगाया करते थे। उस खुला दरबार में वो मौके पे लोगों की समस्याएँ सुनते थे। अधिकारी सभी उस वक़्त उनके पास मौजूद होते थे और वहीं उनको आदेश भी दिए जाते थे। ये उनका एक जो है योगदान रहा, जो अब भी जो जिलों में ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसी से लिया हुआ था। और उनके बारे में कई चीज़ें ऐसी थी, उनके से जुड़े किस्से बहुत हैं। जब जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने 1987 में, तो उनको वो विधायक नहीं थे, तो उनको विधायक बनना था। तो जो उनके पिता ने सीट खाली की थी महम, तो उन्होंने जी। वहीं से लड़ने का फैसला किया। मगर जी। उन्हीं जी। की पार्टी में, उनके परिवार में भी वार ऑफ सक्सेशन था। उनके एक छोटे भाई रणजीत सिंह खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। तो उनके एक समर्थक आनंद सिंह डांगी, जो बाद में भी कई बार विधायक बने, आजकल वो कांग्रेस के साथ हैं, वो उस वक़्त लोकदल के साथ थे। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट के रूप में महम से उनके खिलाफ, चौटाला जी के खिलाफ पर्चा भरा। तो वो अपने भाषणों में, उनके डायलॉग बड़े मशहूर थे। वो कहते थे कि जब तक चौटाला का नाम सुन पर लोग बिस्तर से करवटें न बदलने लगे, तो फिर जी। उस चौटाला की ज़िंदगी क्या है? सर, तो आपने इस महम का ज़िक्र किया, तो जी। एक ये नारा है महम का वहम, तो ये पूरा कांड क्या था? महम कांड क्या था? ये जब उन्होंने चुनाव में पर्चा भरा, जी। तो मैंने जैसे बताया कि परिवार के अंदर वार ऑफ सक्सेशन था, क्योंकि रणजीत सिंह भी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आनंद सिंह डांगी उनके अ, बिल्कुल ख़ासम-ख़ास थे और उस वक़्त पे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे। तो उन्होंने ये बोला कि चौटाला जो है किसी भी सूरत में महम से इलेक्शन नहीं जीत पाएँगे। हालाँकि चौटाला चाहते तो उस वक़्त एक और सीट भी खाली हुई थी, थानेसर, वो वहाँ से भी इलेक्शन लड़ सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं तो महम से लड़ूँगा और महम का वहम निकालूँगा। जो महम का इन्होंने वहम है ना इनको कि चौटाला वहाँ से नहीं जीत सकता, वो वहम मैं निकालूँगा।
इस वजह से वहम का वहम शब्द चला। उसके सर महम पश्चात कांड जब की चर्चा भी बहुत ज़्यादा होती है, ये पूरा हाँ, कांड क्या था? उसके पश्चात जब इलेक्शन हो रही जब जब पोलिंग हो रही थी, तो वहाँ पे इस तरह के आरोप थे कि कुछ पोलिंग बूथों पे कब्ज़ा हुआ और जी, वहाँ पे कुछ जो आनंद सिंह डांगे के समर्थक थे, वो जेलियाँ एक एक कृषि में इस्तेमाल होने वाला औज़ार है, जो हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, नोकीला होता है। एक एक लाठी के आगे नोकीला लगा होता है। वो जेलियाँ लेके वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पे बड़ा खूनी संघर्ष हुआ, वहाँ पे डेथ्स भी हुई थी और उसके बाद फिर इलेक्शन जो है वो कुछ बूथों पे दोबारा होने के आदेश हुए थे और बिल्कुल। मगर वो इलेक्शन अल्टीमेटली जो है रद्द हुआ और रद्द हुआ तो दूसरी बार जब दोबारा हुआ तो एक कैंडिडेट अमर सिंह थे जो कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनकी हत्या हो गई उनकी हत्या होने से चुनाव फिर से जो है काउंटर मार्ड हो गया यानी कि वो तो जी, ये महम उनको काफी उनको उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है और बड़ा उनको नुकसान भी पहुंचाया उनकी छवि को फिर भी। ये भी किस्सा है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, फिर 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। 10वीं और 12वीं की परीक्षा उन्होंने जेल में रहते हुए तिहाड़ जेल में रहते हुए की है। जी, तो 2021 में। जी, 2021 में हाँ। जी, असल में ये क्योंकि सबसे बड़े थे इनके 4 भाई थे, सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला थे, दूसरे नंबर पे चौधरी रंजीत सिंह प्रताप सिंह, वो अब जी, नहीं रहे और तीसरे नंबर पे चौधरी रंजीत सिंह और फिर जगदीश चंद्र जी, उनके बेटे आदित्य देवीलाल इस वक़्त एमएलए हैं। तो ये सबसे बड़े थे, हालाँकि बाकी जैसे चौधरी रंजीत सिंह हैं, प्रताप सिंह हैं, ये तो चंडीगढ़ में पढ़े लिखे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे। हुँ, इन्होंने पढ़ाई शुरू में कम की थी, बाद में इन्होंने आके जेल में जी। रहते हुए की। सर, ऐसी धारणा थी क्या कि मतलब अगर मेरे पिता ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, तो मैं भी नहीं पढ़ूँगा, इसीलिए उन्होंने बहुत ही देर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं, मैं इसका ये कारण नहीं कहूँगा क्योंकि आप ये देखिए कि वो 89 के थे। तो जी, जिस समय के वो थे अच्छा जब जब उनके स्कूल का टाइम था तब चौधरी देवीलाल की कोई एक राजनैतिक हैसियत नहीं थी। वो ऐसा नहीं है कि तब तक वो मंत्री बन चुके थे। जी। जबकि जब रंजीत सिंह और प्रताप सिंह जब पढ़ने के लायक हुए, तब चौधरी देवीलाल ऑलरेडी मंत्री बन चुके थे। तो ये फ़र्क था। वो चंडीगढ़ में ही रहते थे इसलिए उनकी पढ़ाई भी चंडीगढ़ हुई। बस ये फ़र्क था। ओके। सर एक ये भी है कि आपने बहुत ज़्यादा मतलब हरियाणा राजनीति को बहुत करीब से देखा हुआ है। तो कोई ऐसा किस्सा जो सिर्फ़ मतलब जो आपने अच्छे से देखा है, वो हम लोगों को नहीं पता? कुछ ऐसा अनसुने किस्से? ऐसे बहुत से किस्से हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अ, एक तो उनकी ना वो जो एक जैसे मैंने कहा था उनके डायलॉग्स बड़े मतलब सुनने के लायक होते थे। एक वो जेल जाने से कुछ पहले क्योंकि वो उस वक़्त तैयारी में थे कि 2014 में इलेक्शन आएगा और उसके बाद इनेलो जो है फिर सत्ता में आएगी। तो मैंने ही उनसे एक सवाल पूछा कि मैंने कहा जी। जी अगर इनेलो सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे या आपके बेटों में से कोई बनेगा? तो कहते हैं राज और खाज तो खुद करने में ही मज़ा आता है। तो ये है कि वो पावर वैसे भी वो सेंट्रलाइज़्ड रखते थे, जब सीएम थे तब भी पावर बड़ी सेंट्रलाइज़्ड रहती थी। उनके मंत्री मंत्री जो है मंत्री की हैसियत तो होती थी, पर पूरी जो ताकत है वो मुख्यमंत्री के पास ही रहा करती थी। सर, आप तो एक इस तरह के पत्रकार के तौर पे उनकी छवि कैसे देखते हैं और आम जनता में उनकी छवि कैसी थी? बहुत ही पॉपुलर नेता थे, बहुत ही पॉपुलर थे। और हालाँकि उनको जेबीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट को लेके सज़ा हुई, ना जी, तो उन्होंने आज तक ये माना कि मैंने कुछ गलत किया, ना ही उनके जी, समर्थन कुछ मानते हैं। वो ये कहते थे कि मुझे 2300 या ज 3200 लोगों के घरों में चूल्हा जलाने की सज़ा मिली है। यानी मैंने जी। 3200 लोगों को नौकरी दी, जिससे उनके घरों में चूल्हा जला और उसकी सज़ा मुझे हुई है। और उनके समर्थक भी आज तक यही मानते हैं कि उनको तो बेवजह सज़ा हुई। तो सर उन्होंने पॉपुलर थे। सर राष्ट्रपति शासन भी उन्होंने लगाया था, कुछ इससे जुड़ा कुछ किस्सा? नहीं, राष्ट्रपति शासन तो वो तो नहीं उन्होंने तो नहीं लगाया था। वो ये हुआ था कि जब
सर जब 1991 में वो तीसरी बार सीएम बने हाँ, थे। जब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, ऊपर चंद्रशेखर की सरकार थी, जब सरकार गिरी तो ये जो गवर्नर थे, जी। गवर्नर ने रिकमेंडेशन दी थी राष्ट्रपति सरकार की। तो जब वो इलेक्शन हुए थे लास्ट, जब 1991 वाले, तो तब उनकी सरकार गिरा दी गई थी और राष्ट्रपति शासन के दौरान ही चुनाव हुए थे। फिर 1991 में कांग्रेस सत्ता में आई, भजनलाल मुख्यमंत्री बने। जी। सर हरियाणा में जो चौटाला परिवार है, इसका जो हम्म, पूरा बड़ा एक कुनबा है, ये हम्म। हरियाणा राज्य के जो बाहर अगर हम बात करें, तो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। तो एक बार आप आसान शब्दों में हम लोगों को मतलब थोड़ा-सा समझाएँगे कि कैसे उनका राजनीतिक सफ़र स्टार्ट हुआ? कैसे वो कांग्रेस से निकले, उनकी नई पार्टी बनी? अ, चौधरी देवीलाल शुरू में कांग्रेस में थे। जी, उनकी प्रताप सिंह कैरो से, जो संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनसे नहीं बनी और वो छोड़ के और बाहर आ गए थे। मगर उनको पहली बार सत्ता का सुख नसीब हुआ जब जनता पार्टी 1977 में इमरजेंसी के बाद सेंटर में पावर में आई। फिर जब हरियाणा में सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री बने। अब उनके 4 बेटे, मैंने जैसे पहले बताया, सबसे बड़े ओम प्रकाश चौटाला। जी, अब ओम प्रकाश चौटाला की अगर फैमिली ट्री देखें तो उनके 2 बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, बेटियां हैं अलग, मगर वो राजनीति में नहीं है। जी, अजय सिंह के 2 बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला, दोनों इस वक्त राजनीति में। दुष्यंत चौटाला तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उससे पहले वो 5 साल के लिए लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं हिसार से। अ, अभय सिंह चौटाला के 2 बेटे हैं करण और अर्जुन। करण सिंह चौटाला एंड अर्जुन सिंह चौटाला। अर्जुन अभी इस बार विधायक बने हैं रानिया विधानसभा हल्के से। दूसरे नंबर से पे प्रताप सिंह थे, वो खुद नहीं रहे अब। उनके बेटे हैं रवि सिंह चौटाला। रवि सिंह चौटाला की वाइफ सुनैना चौटाला इस बार चुनाव लड़ी थी। पहले लोकसभा का हिसार से लड़ी और उसके बाद वो विधानसभा के चुनाव भी उन्होंने उचाना से लड़ा। अब तीसरे रंजीत सिंह है, अभी वो मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट में भी, उसके बाद नायब सिंह सैनी गवर्नमेंट में भी ऊर्जा मंत्री थे। जी। सबसे छोटे जो थे जगदीश, उनकी छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। उनका बेटा जो है आदित्य देवीलाल, वो इस वक्त डबवाली से एमएलए है, वो भी इनेलो की तरफ से लड़ा है। ये जी। उनकी फैमिली बेसिकली है। सर ये भी है कि देवीलाल ताऊ, ताऊ हम्म, देवीलाल अ, ये अपने सरनेम में चौटाला नहीं लगाते थे, तो ओम हम्म। प्रकाश जी अपने सरनेम में चौटाला क्यों लगाते थे? ओम प्रकाश चौटाला ही पहले, देखिए, हरियाणा क्योंकि पंजाब से ही निकला है जी, और पंजाब के काफी नजदीक भी है ये चौटाला गांव, जो सिरसा जिला जी, है, जो डबवाली के पास पड़ता है ये। डबवाली और इधर से जो सरदार प्रकाश सिंह बादल बादल का एरिया है, ये बिल्कुल साथ साथ लगते हैं। तो पंजाब में एक बड़ी एक प्रचलन है कि जो नेता लोग हैं वो अपने गांव का नाम सरनेम के तौर पे यूज करते हैं। जैसे प्रकाश सिंह भी अपने बादल गांव का नाम इस्तेमाल करते थे। तो ओम प्रकाश चौटाला पहले परिवार में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये नाम लगाना शुरू किया। उसके बाद उनके बेटों ने, पोतों ने, सबने लगाया। फिर वो प्रताप सिंह के बेटे रवि भी लगाते हैं। जी। हालांकि जो जगदीश चंद्र के बेटे हैं वो देवीलाल का नाम लगाते हैं, वो अपने आप को आदित्य देवीलाल लिखते हैं। अच्छा, हालांकि ये गांव चौटाला था इनका, चौटाला ही लिखते हैं, बट इनका जो घर अब है वो चौटाला गांव में ना होके उसके साथ लगते तेजाखेड़ा, एक फार्म हाउस बना रखा है उन्होंने। वो जी, अपने आप में गांव है तेजाखेड़ा, तो तेजाखेड़ा में परिवार रहता है वहाँ का, जो चौटाला के साथ लगता है। तो ये सर 1978 में एक घड़ी वाला किस्सा है उनका, वो पूरा किस्सा क्या है सर? 77, शायद 77 का हो, शायद मेरे ख्याल में 8 का जी, है, 77, 77 का। 78 समथिंग जी, ये बेसिकली कोई उनके एक व्यापारी मित्र थे। बताया यही जाता है कि उन्होंने ही इनको फंसाया कि वो घड़ियां लेके आ रहे थे। इन्होंने कहा, भाई आप तो राजनेता हैं, आपको कोई पूछेगा नहीं, तो ये सामान आपके में रख देते। तो साथ ही इकट्ठे गए थे ये घूमने कहीं, और वापसी पे उन्होंने उनके सामान में वो रख दी। 1 लाख के करीब की घड़ियां थी उस वक्त पे। 1 लाख बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। जी, तो मगर वो एयरपोर्ट पे कस्टम वालों ने
पकड़ दिया। मगर उसमें इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जब देवीलाल को पता लगा, देवीलाल उस वक़्त मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उनको डिसओन कर दिया कि ये मेरा बेटा नहीं है, मैं इसको बेटा ही नहीं मानता। जी। एक सर ये भी है कि हरियाणा के सीएम की कुर्सी उन्हें तब मिली, उनके पिता ने उन्हें तब थमाई, जब उन्हें उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा था। जी। नहीं, वो उप प्रधानमंत्री बने उसी वक़्त एक्चुअली जब 87 में जी। 87 में ही मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देव। 89 में जब जनता दल की गवर्नमेंट बन रही थी दिल्ली में, उस हुँ। वक़्त नाम चौधरी देवीलाल का प्रपोज़ हुआ था प्रधानमंत्री के लिए। इनको प्रधानमंत्री के लिए नाम प्रपोज़ किया गया था, मगर इन्होंने खड़े होके कहा कि मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को वायदा किया हुआ है कि प्रधानमंत्री बनाऊँगा, इसलिए मैं अपना ताज इनके सिर पे रखता हूँ। तो जब वो देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया। ये जी। सही है। सर, तो अभी हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार की मतलब क्या एक समीकरण है? देखिए जैसे आप जानते हैं कि 2005 में ये सत्ता से गए थे। जी। आज इस बात को लगभग 20 साल हो गए हैं। मगर उस 20 साल में ये पिछड़े हैं, मतलब आगे नहीं जा पाए हैं। दोबारा सत्ता में तो आ ही नहीं पाए हैं 2005 के बाद। 2009 में इनको कुल 9 सीट आई थी। उसके बाद 2014 आते-आते कुछ सुधार हुआ, मगर लीडर ऑफ अपोज़िशन बने अभय सिंह चौटाला। मगर अगले 2 साल के अंदर ही पार्टी में विभाजन हो गया। उनके जो भाई हैं अजय सिंह, उनके बेटों ने अलग पार्टी बना ली, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, और इंडियन नेशनल लोकदल। उसके बाद 2019 के इलेक्शन में कुल 1 सीट जीत पाए, अभय सिंह चौटाला अकेले जीते थे। जबकि जननायक जनता पार्टी 10 सीट लेकर सरकार की हरियाणा में सहयोगी बनी, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। मगर इस बार जेजेपी की 0 सीट है और आईएनएलडी की 2 ही सीट है। जी। एमपी का कोई भी चुनाव ना ये 2019 में जीत पाए हैं, ना ही 2024 में जीत पाए हैं। जी। सर, ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, वो बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए दोनों का हिस्सा रह चुकी है। हुँ, लेकिन तब चौटाला एक को सांपनाथ तो दूसरे को नागनाथ कहकर पुकारते थे। ऐसा क्यों बिल्कुल, था सर? बिल्कुल। देखो, ये हमेशा थर्ड फ्रंट के साथ रहे जब जब देवीलाल थे। वो जी। कांग्रेस के साथ या बीजेपी को साथ ज़रूर ले लेते थे। बीजेपी को तो इन्होंने कई बार साथ लिया, चौधरी देवीलाल ने भी। मगर वो कांग्रेस क्योंकि लंबे समय से पावर में थी, तो वो तो सबसे बड़ी विरोधी थी ही उनकी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मगर बीजेपी के साथ भी समय-समय से पर इनके मतभेद होते रहे। तो ये ठीक है कि वो एक को सांपनाथ, एक को नागनाथ कहते थे। मगर ये इंडियन नेशनल लोकदल प्रैक्टिकली कभी भी यूपीए का हिस्सा नहीं रहे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि यूपीए के साथ मिलके इन्होंने इलेक्शन लड़ा हो। प्रदेश की राजनीति में वो वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्य को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास भी किया और अब 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से सभी दुखी हैं। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।